हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंगाटिया और आज की इस वीडियो में आपका वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, हम आपकी क्लास 10th की जो SST की बुक है जिसका नेम है लोकतांत्रिक राजनीति, उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है सत्ता की साझेदारी। ये है हमारा चैप्टर नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि हम इस चैप्टर के साथ साथ पूरे जो बुक है उसके अंदर क्या क्या करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं परिचय इसका। तो चलिए इसका साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं। ओके, इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। आपने 9th क्लास में पूरा लोकतांत्रिक राजनीति जो पढ़ी थी उसके अंदर आपने लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है, लोकतंत्र किस तरीके से होता है, चुनाव कैसे कराए जाते हैं, कैसे राजनीतिक संस्थाएं जो है वो काम करती है, कैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह सब चुने जाते हैं, कैसे वो काम करते हैं, मंत्रिपरिषद कैसे काम करती है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपने पिछले क्लास 9th में जाना था और उसी यात्रा को हम यहाँ पर आगे भी बढ़ाएंगे। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनके बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती है। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका की वो कहानी। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। ये आप वर्ल्ड मैप में देख भी सकते हैं। और इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी, यानी हरियाणा से छोटा है और आबादी भी हरियाणा की लगभग आधी है। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। कौन सी भाषा बोलता है? डच। शेष 40% लोग वेलेनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और देखिए यहाँ पर ये देख भी सकते हैं आप, ये एक छोटा सा जो यहाँ पर है ब्रुसेल्स, ये छोटा सा जो है ये ब्रुसेल्स है। चलिए, ये पूरा बेल्जियम दिखाया गया है और बेल्जियम में ये वाला जो हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा। देखिए कलर चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पर दिया भी गया है कि ये ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा है जो ये बेल्जियम है और जर्मन भाषी है सिर्फ इतना सा 1% ये वाला। और उसके बाद फ्लेमिश, ये वाला फ्लेमिश जो डच भाषी हैं और ये वाला वेलोन है रेड कलर वाला जो कि फ्रेंच भाषी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत में थे। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा की बराबर। दक्षिणी एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूहों के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है, और तमिलों का नंबर आता है जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं, श्रीलंकाई मूल और
तमिलों में भी दो समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल और हिंदुस्तानी तमिल, जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। चलिए, इसके बाद यहाँ से हमें पढ़ना होगा श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। 1956 में एक कानून बनाया गया, जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों को उनकी नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबियों सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने और क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की इनकी मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया और यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं और अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए हैं। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई है। आपने पढ़ा है 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक के पहले अध्याय में कि हमारे क्षेत्र में देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहां के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा हुई हैं। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। तो बात करते हैं कि बेल्जियम ने क्या तरीका निकाला। तो बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 93 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो, सभी मिलजुल कर रह सकें। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है और कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी भी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई हैं, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे जहां भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से यह जटिल है खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है।
इसके मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया है, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बंट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक है, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की भावना का आदर करने पर ही देश में एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं। बाईं तरफ अंकित कार्टून में जर्मनी की एक समस्या की ओर संकेत किया गया है। यहाँ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक 2 बड़ी पार्टियों की गठबंधन सरकार है। ऐतिहासिक रूप से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रही हैं। सन 2005 के चुनावों में इन दोनों में से किसी ने अपने बूते सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला इन दोनों को ही, इसलिए इन्हें गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वहाँ साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। जर्मनी की संसद के बारे में जानकारी के लिए लॉगिन करें। खैर ये जो है दिया गया है एक लिंक, और ये कार्टून जो है वो बनाया गया है जर्मन गवर्नमेंट कि इसके 2 हैंडल हैं। एक ऐसी गाड़ी है जिसके 2 हैंडल हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में 2 तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला कि सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और वह बात कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है, और लोकतंत्र का मतलब ये होता है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए, और ये लोग इसी डर से हैं। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। चलिए आगे देखते हैं। खलील की उलझन। जैसा कि होता आया है, इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था। बेताल अपनी पीठ पर बैठा था। उसकी पीठ पर हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कहीं विक्रम को नींद न आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी कुछ इस प्रकार थी। बेरूत शहर में खलील नामक एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे और माँ सुन्नी मुसलमान। देखिए यहाँ भी राजनीति से संबंधित, लोकतंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आएंगी कहानी के माध्यम से। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात न थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेलजोल होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे की कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए।
जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए और दोनों पक्ष अभी भी समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। वह न तो माँ के धर्म को मानता है, न ही पिता के। असल में वह चाहता ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए, जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी भी समुदाय का हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा था, उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। अभी कहानी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि वे टीवी टावर के पास पहुंच गए। यहाँ वे रुक सकते हैं। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा कि अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या आप कुछ नया करते? तो बेताल विक्रम और उसके बीच समझौते की दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है तो आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? चलिए, तो ये दिए कहानी के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्ता की साझेदारी के रूप। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसला लेना और उन्हें लागू करना जो है वो संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र की एक बुनियादी सिद्धांत ही जनता की सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इससे लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक समाज में शासन के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती है। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करें। पहला, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत और क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय और क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में भी ऐसी व्यवस्था है, वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ, पर श्रीलंका में नहीं हुआ है। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगरपालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल
हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में भी पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझें। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतंत्र व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंदिता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। इकाई 3 में हम राजनीतिक दल, दबाव समूह और सामाजिक आंदोलनों की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा, और सत्ता के बंटवारे के कुछ उदाहरण भी हैं यहाँ पर। ये सत्ता की साझेदारी की 4 श्रेणियों में से किस में आते हैं। यहाँ सत्ता का साझा कौन किसके साथ कर रहा है। चलिए ये उत्तर आप देखिएगा। ये चारों जो सत्ता के बंटवारे हैं, और ये खुद करने वाला कार्य है। अगर आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। और ये जो प्रश्नावली है, चलिए एक PDF के माध्यम से हम हल कर लेते हैं। तो चलिए PDF के माध्यम से कुछ याद करने योग्य बातें हैं और कुछ प्रश्नोत्तर हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। बेल्जियम में देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। ये हमें बात ध्यान में रखनी है कि जो बेल्जियम है उसमें 59% हिस्सा क्या बोलता है, डच बोलता है और फ्लेमिश इलाके में रहता है। 40% लोग वेलेनिया में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, और 40% वेलेनिया में रह कर के फ्रेंच बोलते हैं, और 1% लोग हैं, कुल 1% लोग हैं जो कि चलिए डच बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और 1% लोग हैं जो जर्मन बोलते हैं। हमने उनको भी देखा था। चलिए, श्रीलंका में सिंहलियों की संख्या कुल जनसंख्या का 74% है। श्रीलंका में हमने देखा था कि सिंहलियों का जो ग्रुप है वो कितना है, 74%। श्रीलंका में 1956 में एक कानून द्वारा सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया था, और सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना तथा सिंहली समुदायों के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा था। सन 1956 में कानून बनाकर सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, ये भी हमने देखा। और बेल्जियम ने समझदारी का परिचय दिया और अपने संविधान में संशोधन करके ऐसा प्रावधान किया कि किसी को भी बेगानेपन का एहसास न हो। बेल्जियम मॉडल को आदर्श मानते हुए यूरोपीय देशों ने यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स को बनाया। शासन के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा क्षैतिज वितरण कहलाता है। उच्चतर और निम्नतर स्तर में जो होता है उसे ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तो बिल्कुल बराबर में रह कर के काम करते हैं, बल्कि लेवल वाइज जो होता है वो एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं। तो ये वाला ऊर्ध्वाधर होता है और ये वाला क्षैतिज होता है। चलिए, तो बहुविकल्पी कुछ प्रश्न है उनको देख लेते हैं। श्रीलंका में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो श्रीलंका में सिंहली का था। बेल्जियम की सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं? तो बेल्जियम की सीमाएं फ्रांस से स्पेशली लगती है, फिर नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। तो ये सेकंड ऑप्शन सही है। अगला देखिए, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन हुए? तो उन्होंने मोस्टली जो है 4 संविधान संशोधन किए थे। बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? तो बेल्जियम की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ थी, हमने देखा था। बेल्जियम में फ्लेमिश की सबसे ज़्यादा आबादी थी, 59%। बहुसंख्यकवाद सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ? तो श्रीलंका में, क्योंकि उन्होंने सही मॉडल जो है वो नहीं अपनाया था। अब आगे बात करते हैं कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है। तो सत्ता का संघीय वितरण, सत्ता का अलगाव वितरण,
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में सत्ता का वितरण केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा, इन सभी को सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सत्ता का संघीय वितरण, सत्ता का अलगाव वितरण, ये तो क्षैतिज वितरण हमने देखा था कि किसको कहते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन तीनों यानी इन सभी में सत्ता का वितरण जो होता है उसे कहते हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा अच्छे से समझिएगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, ये भी हमने देखा था। कौन सा जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? तो फ्रांसीसी भाषी है, ये भी हमने देख लिया था। बेल्जियम में जर्मन भाषी 1% है। और निम्न में से कौन सी भाषा को सन 1956 में श्रीलंका में राजभाषा, तो सिंहली को दिया गया था। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव निम्न में से कौन करता है? तो एक ही भाषा बोलने वाले लोग जो हैं वो करते हैं। बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत 40% है। चलिए अब आते हैं एक अंक वाले प्रश्न। 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए? तो 4 बार किए गए थे। और श्रीलंका में सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए किस तरह की सरकार का गठन किया जाता है? तो ये भी हमने देखा, बहुसंख्यकवाद सरकार का गठन यहाँ पर किया जाता है। बेल्जियम में किस जातीय समूह की आबादी सबसे अधिक है? डच की। श्रीलंका में सबसे अधिक संख्या किस सामाजिक समूह की है? तो सिंहली समूह की है। बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं जो हैं वो बोली जाती हैं? तो हमने देखा डच और फ्रेंच। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। बेल्जियम में कौन सा अल्पसंख्यक वर्ग अमीर और शक्ति संपन्न है? तो फ्रेंच है, हालांकि वो अल्पसंख्यक है, संख्या में कम है। बहुसंख्यकवाद के कारण कौन सा देश लंबे समय तक गृह युद्ध की आग में झुलसता रहा? श्रीलंका। सत्ता की साझेदारी किस चीज में सर्वाधिक सहायक है संघर्ष को रोकने में या गृह युद्ध को रोकने में? बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भाषा के आधार पर होता है, डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोगों के आधार पर किया जाता है। श्रीलंका में सिंहली भाषी लोगों का संबंध किस धर्म से है? तो ये बौद्ध धर्म से है। ये बोच्छद्र जो है गलत लिखा गया है, बौद्ध आएगा। बौद्ध धर्म। चलिए अब 3 से 5 अंक वाले प्रश्न देख लेते हैं। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। तो एक तो क्षैतिज वितरण होता है और एक ऊर्ध्वाधर वितरण होता है। इसमें तो 3 स्तर होते हैं जो कि बराबर होते हैं बिल्कुल, इसे क्षैतिज वितरण कहते हैं। और एक केंद्रीय सरकार, प्रांतीय, फिर उसके नीचे स्थानीय सरकार, तो ये होता है ऊर्ध्वाधर वितरण। बेल्जियम के समाज में विभिन्न भाषाई लोगों के बीच तनाव के क्या कारण थे? देखिए, बहुसंख्यक डच की अवहेलना, ये भी तनाव का कारण था। अल्पसंख्यक फ्रेंच का अधिक ताकतवर होना, आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ एक खास समुदाय तक सीमित रहना, राजनीतिक सत्ता एक समुदाय विशेष में केंद्रित थी, तो ये सब इसके लिए तनाव के कारण थे। और श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद ने किस प्रकार सामाजिक तनाव को जन्म दिया? तो बहुसंख्यकों के तहत सिंहलियों के हितों पर विशेष ध्यान रखा गया और सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर सिंहलियों का एकाधिकार था। सिंहली ही एकमात्र राजभाषा का दर्जा सिंहली को दिया गया था। तमिलों के हितों को दरकिनार किया गया था। तमिलों को राजनीतिक अधिकार से भी वंचित रखा गया था। तो ये सब कारण थे जिससे श्रीलंका में जो है विरोध का कारण बना। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तर्क दीजिए। तो देखिए, हमें लिखना चाहिए कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल है। ये कौन? सत्ता की साझेदारी। यह राजनीतिक अस्थिरता को कम करती है, सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को उनका भागीदार बनाती है, इसलिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। सामाजिक विविधताओं वाले शासन में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जा सकता है? देखिए, विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन कर दिया जाए। सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों और महिलाओं को विधायिका में हिस्सेदारी दे दी जाए। अल्पसंख्यक समुदायों को आरक्षण दिया जाए। अत्यंत पिछड़े हुए वर्ग के लिए अलग से सरकारी नीतियां बनाई जाए। तो इन सब से हम सत्ता का बंटवारा जो है वो अच्छे से किया जा सकता है, खासकर ऐसे क्षेत्र में जहां पर सामाजिक विविधताएं अधिक होती हैं। श्रीलंका में पास हुए 1950 के कानून के अनुसार सिंहली लोगों के वृत्तसव के 3 प्रावधान लिखे। पहली बात तो सिंहली भाषा को श्रीलंका में राजकीय भाषा घोषित कर दिया गया। सिंहली लोगों की शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में उनको प्राथमिकता दी गई। सिंहली लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार दिया गया और बौद्ध धर्म की पूजा अर्चना की उनको पूर्ण स्वतंत्रता दी गई।
सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर स्पष्ट करते हैं कि ऊर्ध्वाधर वितरण में तो विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है, लेकिन यहाँ पर विभिन्न अंगों पर, एक ही स्तर पर विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। यहाँ पर उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारें होते हैं, यहाँ पर एक ही स्तर पर रह करके वो काम करते हैं। इसमें निम्नतर अंग और उच्चतर अंग, जो निम्नतर अंग होता है वो उच्चतर अंग के अधीन रहकर के काम करता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी किसी के अधीन नहीं होता, लेकिन सभी एक दूसरे पर नियंत्रण जरूर रखते हैं। अब आगे बात करते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद और इसके प्रभावों का वर्णन करें। तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, देखिए सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहली को प्राथमिकता दी गई। सिंहलियों को सरकार द्वारा बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। और बहुसंख्यकवाद का प्रभाव क्या पड़ा, तो उसे तमिलों की नाराजगी और शासन के प्रति बेगानेपन को बढ़ावा मिला। 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इल्म बनाने की मांग उठी। सिंहली और तमिलों के बीच टकराव और गृह युद्ध का जन्म हो गया। गृह युद्ध के कारण हजारों लोगों का मारा जाना और बेघर होना हो गया, और युद्ध के कारण देश में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में भी बहुत सारे दुष्प्रभाव आए। अगला प्रश्न है, बेल्जियम में सामाजिक विविधताओं से उत्पन्न समस्याओं का समाधान कैसे किया गया। तो देखिए, बेल्जियम में सामाजिक विविधताओं से उत्पन्न समस्याओं का समाधान कैसे किया गया कि केंद्रीय सरकार ने डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या रखी। केंद्रीय सरकार की अनेक शक्तियों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंपा गया। केंद्रीय सरकार ने दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व रखा। सामुदायिक सरकार का गठन किया गया। क्षेत्रीय और सामुदायिक सरकारों को विभिन्न मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी दी गई। चलिए अगला प्रश्न है, विभिन्न दबाव समूह और राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर, कई संगठित हित समूह जो है वो सक्रिय होते हैं। हित समूह और दबाव समूह का सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी की जाती है। सरकार के ऊपर दबाव बनाकर महत्वपूर्ण फैसले के लिए सरकार को बाध्य किया जाता है। अपने अपने वर्ग के हितों को बढ़ावा दिया जाता है और जनता की मुख्य समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है। तमिल भाषी लोगों की मांग क्या है, देखिए क्या थी या क्या है। तो श्रीलंका में तमिल भाषी लोगों ने अपने राजनीतिक दलों के माध्यम से निम्नलिखित मांगे रखी थी कि तमिल भाषा को राजभाषा बनाया जाए, क्षेत्रीय स्वायत्तता दी जाए, अन्य जातीय समूहों के समान शिक्षा और रोजगार की सुविधाएं दी जाएं, और 1980 के दशक में तमिल सरकार बनाने की भी मांग की थी। अब बात करते हैं सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, 3 कारण बताइए। तो ये खैर प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं कि यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करती है। सत्ता की साझेदारी प्रजातंत्र का आधार है और यह विकास के लिए आवश्यक भी है। श्रीलंका में सत्ता बहुसंख्यक सिंहलियों के पास थी, जिससे अल्पसंख्यक तमिलों को बुरा लगा और पूरा देश गृह युद्ध में फंस गया। सन 1960 में बेल्जियम में असंतोष के क्या कारण थे और असंतोष किस प्रकार दूर किया गया। तो देखिएगा, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक दृष्टि से समृद्ध थे और ताकतवर थे, हालांकि अल्पसंख्यक थे। बहुसंख्यक डच भाषी लोगों को इससे नाराजगी थी। राजधानी ब्रुसेल्स में डच भाषी अल्पमत में थे और फ्रेंच भाषी बहुसंख्यक थे। क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार कर टकराव का समाधान किया गया था। वहाँ पर सभी को सत्ता की साझेदारी भी वहाँ पर की गई थी। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के 4 रूपों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, सत्ता की साझेदारी सरकार के विभिन्न अंगों के बीच होती है, सरकार के विभिन्न स्तरों पर होती है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच हो सकती है, राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और सामाजिक आंदोलनों द्वारा भी होती है। सत्ता के क्षैतिज वितरण 3 उदाहरण देकर समझाइए। तो शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा क्षैतिज वितरण कहलाता है। सभी अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है ताकि कोई भी सत्ता का असीमित उपयोग न कर सके। हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है, इस प्रकार सभी के बीच शक्ति संतुलन बना रहता है। ऊर्ध्वाधर वितरण को समझाइए। तो उच्चतर और निम्नतर सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा जो है वो ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन इसका एक अच्छा उदाहरण है। राज्य सरकार से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था है। नगर पालिका और पंचायतें जो है वो ऐसी ही इकाइयाँ होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद और इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो ये भी हमने प्रश्न खैर पढ़ लिया है। बेल्जियम में सामाजिक विविधताओं से उत्पन्न समस्याओं का समाधान कैसे किया गया। तो सरकार ने व्याप्त विविधताओं को स्वीकार किया और संविधान में 4 संशोधन किए।
केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी, ऐसा प्रावधान किया। राज्य सरकारें केंद्रीय सरकारों के अधीन नहीं रहेगी, वहाँ ऐसा किया गया। और सामुदायिक सरकार का निर्माण एक ही भाषा बोलने वाले लोग करेंगे, इससे सभी के बीच जो है वो संतुलन स्थापित वहाँ पर हो गया। अब बात करते हैं युक्तिपरक और नैतिक तर्क में क्या अंतर है। देखिए, लाभ हानि का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला जो होता है वो मुक्तिपरक तर्क कहलाता है। नैतिक तर्क सत्ता की उचित बंटवारे का चिंतन होता है। दोनों तर्कों के द्वारा आपसी टकराव को टाला जा सकता है, यानी या तो नैतिक तरीके से उसको सुलझा लीजिए या फिर युक्ति लगा लीजिए कोई, ठीक है। श्रीलंकाई तमिलों ने अपने अधिकारों के लिए किस प्रकार संघर्ष किया, उत्तर लिखिए। तो तमिलों द्वारा राजनीतिक पार्टियां बनाई गई, तमिलों द्वारा बराबरी की मांग की गई, विभिन्न दबाव समूह और राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो बताइएगा। खैर, हम दबाव समूह वाला उस चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आएगा। और चलिए फिर भी उसका जो उत्तर है वो देख लेते हैं कि राजनीतिक दल समाज में अपनी अपनी विशेषताएं बताकर जनता को प्रभावित करते हैं। व्यापारियों, किसानों आदि वर्गों के हित समूह सत्ता पर दबाव बनाकर सत्ता में हिस्सेदारी प्राप्त करते हैं। वर्तमान में गठबंधन की सरकार साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिएगा, सामाजिक विविधताओं वाले शासन में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जा सकता है। तो सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में भाषा और धार्मिक आधार पर किया जा सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर और महिलाओं को आरक्षण देकर सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। अल्पसंख्यकों को भी उचित हिस्सेदारी देकर संतुष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार समझदारी से सत्ता का उचित बंटवारा कर आपसी तालमेल ठीक किया जा सकता है। तो चलिए, इसी के साथ आपका जो पहला अध्याय है वो पूरा होता है। अगला अध्याय हम पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।